नमस्कार। मुकाबला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज मुकाबले में बात है उत्तर प्रदेश के मुकाबले की। वो प्रदेश जो दरअसल आने वाले वक्त की नींव भी रखेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा और कैसे होगा, और ये भी तय करेगा कि आदित्यनाथ योगी का भविष्य कहां होगा, और ये भी तय करने वाला है कि विपक्ष कहां खड़ा रहने वाला है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों के साथ ही। तो ये एक बड़ा मुकाबला है और इसी बड़े मुकाबले पर आज हमारा मुकाबला है, जिसमें मैं स्वागत करना चाहूंगा बीजेपी नेता कर्नल दया शंकर दुबे जी का। साथ में हैं सुरेंद्र राजपूत जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और उनके साथ डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और बीएसपी के हमदर्द डॉक्टर एमएच खान, और जो कि पहले प्रवक्ता भी रहे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो मुकाबला में जैसे कि हमारी रवायत है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले आपको वक्त मिले, क्योंकि प्रवक्ताओं की और नेताओं की शिकायत होती है कि उनको बोलने का वक्त नहीं मिला। तो पहले आपकी बात, कर्नल साहब आपसे सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं। तो कैसे आप वोट मांगने वाले हैं? उसी फॉर्मेट पे जो अब तक दिखाई दे रहा है, या फिर आप कुछ नई बात भी करेंगे? मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जो सबका साथ सबका विकास यानी राम राज्य का सपना देखने वाली पार्टी है, और यही उसका संकल्प है कि देश में सुशासन हो, सभी समृद्ध हो। और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जो हैं, मुखिया के तौर पर अपनी सोच को ईमानदार रखते हुए, अपने काम को दमदार दिखाते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है आज समाज के हर वर्ग के पास पहुंच रही है, और सबसे अपने किए हुए कामों को बताते हुए ये कल्पना करने के लिए आग्रह करती है कि यदि सभी संकल्प हमारे पूरे होते चले गए तो हम लोग इस भारत को समृद्ध भारत के रूप में देख पाएंगे। सुशासन हमारे यहां होगा, हर गांव में जैसे कि बिजली पहुंच गई, गैस पहुंच गया, स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच गई, शिक्षा पहुंच गई, हर चीजों का स्तर बेहतर हो गया, किसानों की मदद हो रही है डायरेक्ट बैंक में पैसे भेज करके, और यहां तक कि घर घर गरीब वर्ग को सबके पास राशन पहुंचा रहे हम लोग। अभी उसको मार्च तक ले जाने का मन है, और वो अनाउंसमेंट हो चुका है। कर्मचारी अपना बोनस पाते हैं, नियमित तरीके से सरकार में सबको तनख्वाह मिलती है, सबकी पदोन्नति होती है, और सबका साथ सबके विकास के सपने को हम साकार करते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी से हैं, आप किस नाम पर वोट मांगने जा रहे हैं खान साहब? देखिए अभिषेक भाई, दो तीन बातें हैं। बड़ी अहम बात है कि आज जिस तरह हम देख रहे हैं कि विजय रथ यात्रा हमारा निकल रहा है, कानपुर में निकला, हरदोई निकला, रैलियां हमारी लगातार हो रही, मुजफ्फरनगर में, मऊ में, अंबेडकर नगर में जो जनसैलाब उमड़ करके आ रहा है। आप पहली बात तो ये जान लीजिए कि बीजेपी उससे बहुत घबरा गई। इनका जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो मोदी जी हो, योगी जी हो, अमित शाह जी हो, डेरा डाल दिया उन्होंने आकर के उत्तर प्रदेश में। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये डेरा डाल करके क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहते हैं? ये बताएं कि आखिर इस सपा से कैसे लड़ेंगे, क्योंकि सपा जो है लगातार 4.5 साल से इनके काले कारनामों को लगातार उजागर कर रही है। जो उन्होंने जनता को धोखा दिया, जनता को ठगा, लगातार जमीन पर उतर करके हम अपनी बात को कह रहे हैं। और यही वजह है कि आज पूरे प्रदेश में जनसैलाब उमड़ करके आया है और लोगों का विश्वास समाजवादी पार्टी की तरफ बड़े स्तर पर बढ़ा है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि आज समाजवादी आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो विज्ञापनों पर चल रही है, वो धर्म कर्म की बात कर रही है। आज बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था चरम पर है, उस पर ये नहीं बात करना चाहती। आज आप देखिए कासगंज में जिस तरीके से कल एक युवक को दिखाया गया कि साहब उसने आत्महत्या किया, 2 फुट की हाइट पे 5 फुट का लड़का आत्महत्या कर रहा है। साहब कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। विज्ञापन पे सरकार चल रही है, जिस तरह का से कानून खान साहब, मैंने आपको 1 मिनट का वक्त आपकी पार्टी के प्रोग्राम को रखने के लिए दिया था। खैर, बीएसपी के एमएच खान साहब हैं। खान साहब, आपका क्या एजेंडा रहने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव के मुकाबले में? देखिए, हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। उसी हिसाब से हम काम करते हैं और सबको साथ ले चलते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में सब पाए। ये भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तो आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी पश्चिम बंगाल में गए थे, 40 सभाएं की है, और मोदी जी ने कम से कम 30 सभाएं की होंगी, और अमित शाह जी ने भी कम से कम 40 सभा 50 सभा किए होंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल में तो मुंह की खा के आ गए। यहाँ पर तो बजरंग बली अली का खेल खेल रहे हैं। यहाँ पर तो अब महंगाई पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जो है
रेप की बात नहीं हो रही कि महिलाओं पर रेप किया जा रहा है। हाथरस कांड आपने देखा होगा, इनके एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि रेप नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि रेप हुआ। तो क्या इन लोगों ने उसका एक्शन लिया? नहीं लिया। देखिए अभी कल जो है कासगंज में युवक को जो 2 फुट के ऊपर जो हत्या बता रहे हैं कि आत्महत्या कर लिया। एसपी रैंक का आदमी, एसएसपी रैंक का आदमी इस तरह से झूठ बोल रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस पर। हम लड़ेंगे चुनाव लॉ एंड ऑर्डर पर और विकास के ऊपर। हम लड़ेंगे चुनाव गरीबों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए। किसानों का जो 18,000 करोड़ रुपए बाकी है, किसानों का अभी भुगतान नहीं कर पाएंगे। ये लोग भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। लंबे अरसे से चुप रही है, लेकिन अच्छा है कि जब आप एजेंडा तय कर रहे हैं तब इन बातों को रख रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपकी पार्टी वैसे तो शोर ज्यादा कर रही है इस वक्त में, लेकिन आपकी पार्टी का एजेंडा क्या रहने वाला है? अभिषेक भाई, हम तो बहुत स्पष्ट रूप से जाने जाते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, रोजगार परक विकास के लिए। हम जाने जाते हैं एक पाकिस्तान को 2 पाकिस्तान करके सशक्त भारत के लिए। हम जाने जाते हैं हरित क्रांति के लिए, दुग्ध क्रांति के लिए। हम जाने जाते हैं परमाणु विस्फोट कर भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए। हम जाने जाते हैं आरटीआई देने के लिए। हम जाने जाते हैं राइट टू एजुकेशन देने के लिए, राइट टू फूड देने के लिए। हम जाने जाते हैं कहीं ना कहीं मनरेगा देने के लिए और रोजगार परक विकास के लिए। इसीलिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने पिछले 3.5-4 साल से लगातार गांव-गांव जा रही हैं, पांव जा रही हैं, नगर जा रही हैं, डगर जा रही हैं। और प्रियंका गांधी जी ने जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, जिसमें 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात है राजनीतिक व्यवस्था में टिकट पर, चाहे वो बात आप कर लीजिए स्कूटी देने की, स्मार्टफोन देने की, 3 सिलेंडर देने की, उनकी फसलों का उचित मूल्य देने की। और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं पिछले पूरे 5 सालों में, उनको हम गिना करके और अपनी अच्छाइयों को बता करके चुनाव लड़ने की हम पूरी तैयारी में श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये करेंगे कैसे राजपूत जी? मेरा आपसे ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपकी पार्टी का कोई चिराग है क्या जिसको घिस के आप लोग मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, जादू क्रिएट कर देंगे और उसके बाद आपकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी? क्योंकि आपका ना तो ढांचा है, आपके सबसे बड़ा नेता तो वहां से हार के दूसरी जगह पलायन कर गए हैं। तो आप बताइए कि आपकी पार्टी का क्या है वहां पर जिसकी वजह से आपको वोट मिलेगा? दूसरी बात यह कि आपकी पूरा विपक्ष की बात बार बार ये होती रहती है कि उनको बीजेपी को रोकना है, लेकिन आप तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। देखिए अभिषेक भाई, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरी दुनिया आप लोगों ने देखी है। एक चीज आप जान लीजिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि विपक्ष एक हो जाए, एक होकर के चुनाव लड़े, ताकि वो लोग बहुत आराम से हिंदू और मुसलमान कह दें, वो लोग बहुत आराम से ये कह दें कि ये देखिए ये सारी की सारी पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए एक हो गई। वो आराम से ये कह दें कि ये लोग इस तरीके की बात करना चाहते हैं। हम सब लोग सत्ता के मुखालिफ लड़ रहे हैं, सत्ता के खिलाफ, सत्ता के कुकर्मों के खिलाफ लड़ रहे हैं पिछले 5 साल में। अभी ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये ख्याल जो है महाराष्ट्र में क्यों नहीं आता है? बिल्कुल, जहां पे आप लोग सब लोग मिलकर बीजेपी को रोकने के लिए, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बाकी के जितने भी दल हैं, एनसीपी भी, तमाम दलों ने एक होकर बीजेपी का रथ रोक दिया यहाँ पर। तो मैं समाजवादी पार्टी के पास जा रहा हूँ, माफ करिएगा राजपूत जी, मैं उनसे समझना चाहता हूँ कि अजीज खान साहब, वहां पोस्ट पोल अलायंस था, प्री पोल अलायंस नहीं था। आप ध्यान दीजिए इस बात को, बीजेपी को रोकने के लिए पोस्ट पोल अलायंस तो अगर नहीं, अब तो आप लोग प्री पोल अलायंस भी यहाँ पर बहुत सारा कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में भी आप इसी तरीके से करते हैं, जहां जहां आप लोगों को मीठा मीठा गप कड़वा थू वाला मसला है। आप अजीज साहब, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि आपको अगर लगता है, आपके नेता को मैं सुन रहा था अखिलेश यादव को, वो रैलियों में लगातार कह रहे हैं कि सबको एक साथ आना होगा और समाजवादी पार्टी ही क्रेडिबल यानी कि विश्वसनीय पार्टी है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। तो आपको भी पता है कि आपकी ताकत तो तब तक नहीं रहने वाली है जब तक कि आप विपक्ष को एक न करें, और आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे दलों को आप एक करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप इसके बहाने ये छितरा हुआ जो पूरा विपक्ष है ये मुकाबला कर पाएगा? देखिए अभिषेक जी, आपने खुद ही इस बात को एडमिट किया कि छोटे छोटे दल, देखिए आज छोटे छोटे दल, बहुत सारे दल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और जुड़ करके वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी देखिए थोड़े दिनों में और खुलासा होगा, बहुत सारे छोटे दल मेरे साथ आएंगे। और छोटे दल की को मत कहिए आप, बीजेपी के तमाम कद्दावर नेता, दूसरे पार्टियों के तमाम कद्दावर नेता आज समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि उनको अपना भविष्य दिख रहा है यहां पर। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जमीन पर उतर करके आज बीजेपी का मुकाबला कर रही है। आप देखिए बीजेपी ने साहब 4.5 साल में क्या नहीं किया। आज कानून व्यवस्था की स्थिति भी चर्चा हो रहा था। अब देखिए अमित शाह जी अभी थोड़े दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा था साहब रात के अंधेरे में बेटी ही निकल सकती। आप देखिए सर, सचिवालय में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसानों को कुचला जा रहा है। आज साहब आज दलित बेटी को जलाया जा रहा है। दलितों के खिलाफ या अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ सरकार के लोग या सरकार में बैठे लोग कुछ भी करते हैं, तब आप लोगों की आवाज उतनी मुखर सुनाई नहीं देती है। और जो पार्टी लगातार इसका दावा करती रही है, बीएसपी, एमएच खान साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप लोग इतने दिनों तक गुपचुप क्यों रहे? अभिषेक, ये ऐसी बात नहीं है, किसी मसले पे चुप नहीं बैठे। हमारी पार्टी निरंतर बूथ लेवल से लेकर के और जिले लेवल तक का काम हम लोग हमारी पार्टी कर रही है, लगातार कर रही है। अभी हम 50% कैंडिडेट हम डिक्लेयर कर चुके हैं। किसी पार्टी ने कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है, बहुजन समाज पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है। उसको पता है कि अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो दंगा कराएगी, मुजफ्फरनगर कांड कराएगी, मार काट कराएगी, गुंडागर्दी कराएगी। कांग्रेस तो बेईमान पार्टी है। देखिए, इनको राजस्थान में हमने बिना शर्त 6 एमएलए का समर्थन दिया था और इनको प्रलोभन देकर के, लालच देकर के तोड़ लिया, मिला लिया। तो ये बेईमानों की पार्टी में हमारी पार्टी कहाँ खड़ी होती? देखिए, ये झूठ बोलने वाली पार्टी, ये सारे लोग झूठ बोलने वाले पार्टी के लोग हैं। गुंडों की नहीं चलेगी, सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, किसानों को भला किया जाएगा और नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा और बिजली की उत्पादन और बढ़ाई जाएगी। बहुत अच्छा लगता है खान साहब, लेकिन आपकी जो सबसे बड़ी नेता है मायावती, वो किस तरीके से ढुलमुल रही हैं पिछले लंबे अरसे तक। और नहीं, ये आरोप आपका गलत है। आक्रामक तरीके से ये आरोप आपका गलत है। ये आरोप आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे गिना दीजिए 4 ऐसी बातें जिसमें आप लोगों ने बहुत मुखर होकर विरोध प्रदर्शन किया हो आदित्यनाथ योगी के खिलाफ। आप मुझे बता दीजिए। देखिए, नंबर 1 पर देखिए, आप लखीमपुर खीरी किसानों के ऊपर जो थार जीप चढ़ाई गई, उस पर पूरी पार्टी हमारी इकट्ठा थी, खड़ी हो गई। जहां पर देखिए अभी नहीं खान साहब, आप तकनीकी तौर पे और फैक्चुअली थोड़ा सा गलत है। सबसे ज्यादा विरोध करने वाले जो लोग थे वो हम सबको पता है। दूसरी बात यह कि उसमें आप सुप्रीम कोर्ट भी काफी सक्रिय रहा, इसकी वजह से हुआ। आपने जमीन पे जाकर क्या किया? मैं आपसे जमीनी हकीकत पूछना चाह रहा हूं। आपने जमीन पे जाकर क्या किया? रहा हूं। अब आप ये तो आपके ऊपर है, माने ना माने। जनता के बीच में हम थे। हमारे राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी निकलना चाह रहे थे, मैं भी वहां खड़ा था, मैं भी गया था वहां पर। 200 पुलिस ने घेर लिया था। उसके बाद फिर दूसरे दिन सतीश चंद्र मिश्रा जी वहां पर पहुंचे, प्रेशर बनाया, बहन कुमारी मायावती जी ने पीछे किया, उनको कंडम किया और कहा इस्तीफा मांगा। बीजेपी की प्रतिक्रिया भी लेंगे और समाजवादी पार्टी से भी हम प्रतिक्रिया लेंगे डॉक्टर अजीज खान से। ब्रेक का वक्त है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम बीजेपी से भी ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि जब छितरा हुआ विपक्ष होता है तब उसे ज्यादा अच्छा लगता है, या जब विपक्ष एक साथ आ जाता है तो उससे बीजेपी को डर लगता है। ये ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद मुकाबला में आपका दोबारा स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यूपी का मुकाबला तय करने वाला है आने वाले भविष्य को, कि किस तरीके से 2024 का भारत नजर आएगा और किस तरीके से आने वाले वक्त में यूपी भी नजर आएगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके का एजेंडा है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का और बीएसपी का। लेकिन बीजेपी के से मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे बताएं दयाशंकर जी कि किस तरीके से आपको अच्छा लगेगा कि अगर विपक्ष एक हो जाता है। क्योंकि आपको मैं थोड़े से नतीजे बता दूं कि अभी जो हाल ही में बाई इलेक्शंस हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उसमें आपकी पार्टी का कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। पूरे देश को अगर मिलाएं तो 50% ही आप जगहों पर जीत पाए हैं, और उन जगहों पर आपने मुंह की खाई है जहां पर विपक्ष एक साथ दिखाई दिया है। तो क्या आपको ये ज्यादा ठीक लगता है कि विपक्ष ऐसा ही छितरा हुआ दिखाई दे, आप उनके डिविजन्स को और उनका विभाजन और करते रह जाएं? मुझे लगता है आज के पैनल के ऊपर इतने सम्मानित लोग बैठे हैं, मैं बीच में कोशिश किया कि ना बोलूं और सबको समझने की कोशिश कर रहा था। सभी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। एक बात तो जरूर मैं रखना चाहूंगा कि इनके अलग अलग लड़ने से या पूरा चुनाव जुड़ के लड़ने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता,
क्योंकि हमारा मानना यह है कि हमारी पार्टी चुनाव के लिए जन जन तक जा रही है और हमारी तैयारी पूरी है। अब 2-3 बातें हैं जो मेरे मित्रों ने कहा है, और सचमुच जब मैं मित्र कहता हूं तो इनके प्रति सद्भावना रखता हूं। आई विल नॉट स्पीक जस्ट बिकॉज वी हैव टू स्पीक। मैं फैक्चुअली बात रखता हूं। पहले तो आप ही से विरोध में जैसे वैसे नेताओं की कमी हो गई है बीजेपी में, लेकिन जी बोलते नहीं सर, ये सब गलत बात है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। यदि मैं भी कह दूंगा ये बात कि यदि एनडीटीवी में आप जैसे एंकर नहीं है तो मैं नाराज करूंगा संकेत भाई को और नाराज कर दूंगा मुखिया को, तो ऐसा नहीं है सर। लेट अस टॉक द फैक्ट्स। सुरेंद्र जो है वो व्यक्तिगत मित्र है, लेकिन मित्र करोगे क्या? आप हमको कह रहे हो बेईमान, लेकिन बेईमानी का ठप्पा आपके ऊपर लगा है 1947 से, बीएचयू घोटाले से लेके जीप घोटाले से, कॉमन जी, 2G, जीजा जी, और इतने बड़े आप किसान हो गए रातों रात। समाज इसको समझता है। फिर हमारे खान बड़े भाई साहब जो हैं, अंकल भी कहता हूं कभी कभी उनको मैं, उन्होंने कहा कि आप तो साफ हैं। और कुल मिलाकर के जो अभी एक पुस्तक फर्रुखाबाद वाले साहब ने लिखा है, आपको याद है ना, उनकी पत्नी ने इतनी समाज सेवा करी। मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए दयाशंकर जी। सर आई थिंक आप बाकी के नेताओं को जवाब देंगे, मुझे एक सवाल का जवाब। मैं सबको बात नहीं सर, नहीं सर, कि आप मुझे ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि आपके चुनाव किसके चेहरे के। देखिए सर, अच्छा ठीक है, यदि तो आप मुझे चाहते हैं कि एज ए टॉय यू वांट टू प्ले विद मी, ऑफ कोर्स आई विल प्ले ऑन योर ट्यून, लेकिन ये इन्होंने कुछ बात रखी है। आगे की बात नया इशू हो या ना हो, इनके विषय पर बात हो जाए। ये लुइस जी कौन है? इन्होंने बैसाखी के पैसे खाए। अब कल एक पुस्तक लिखी गई है, ये 2-3 दिन पहले, सुरेंद्र भैया, हिंदुत्व की परिभाषा ISI के बराबर कर दिया गया है। वो अयोध्या पर पुस्तक लिखते, बेहतर होता जो कुरान के ऊपर लिख लेते, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। आप लोग करना कुछ और है आपको। ठीक है, आप रही बात इसीलिए पूछा था कि आपका चुनाव का मुद्दा क्या होगा। अजीज भाई से आपने चुनाव का मुद्दा तो आप बता रहे हैं कि आप किताबों पे चुनाव करने वाले हैं। उसको सुनना है सर आपको, सर उसको सुनना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना। देखिए, हर आदमी डरता है इन महारथियों से, केवल मैं थोड़ा सा इनसे ज्यादा पढ़ता हूं, इसलिए मैं बात रख देता हूं, बाकी मुझे लड़ना भिड़ना नहीं है। ये अजीज भाई कह रहे थे रथ, क्या पिछले चुनाव में आपने रथ नहीं निकाला था 2 यूपी के लड़कों के साथ? पहले दिन ही टाइम फीस हो गई थी भैया। और रही बात कानून और व्यवस्था की, तो क्या कहे थे माननीय मुलायम सिंह जी कि छोटे बड़े क्या है वो, छोटे बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बात। सुरेंद्र भैया बाद में बता देना, मैं इतना भद्दी बात करूंगा नहीं। क्या कहा था उन्होंने? और रही बात उस जगह जाने की, लखीमपुर खीरी की, तो आदरणीय मेरी प्रिय बहन क्यों नहीं गई? क्योंकि वो बम्बे वाला, आपको पता है ना, इंपोर्टेड चप्पल पहनती हैं, वो जाएंगी तो उसमें मिट्टी लग जाएगा। वहां प्रियंका जी पहुंच गई, लेकिन वो न पहुंच पाई। और अंकल जो आप बार बार कह रहे हो, विद्वान व्यक्ति हो, गलत को सपोर्ट करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। अभिषेक जी, मुझे मौका दिया जाए सर। बिल्कुल, लेकिन मैं विपक्ष के लोग जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दें, उसके पहले आप मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि चुनाव कमल के नेतृत्व में होगा। जब उनसे पूछा गया कि किसके चेहरे पर चुनाव होगा, तो आप मुझे अगर बता पाएं कि किसके चेहरे पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं, आदित्यनाथ योगी के चेहरे पर, मोदी जी के चेहरे पर, या कमल के नेतृत्व में? अब सर एक सिर्फ मिनट दीजिएगा, 1 मिनट, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। एक भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ऐसा सपना हम लोग देखते हैं सभी। मैं भी सपना देखता हूं जो मैं कुछ बन जाऊंगा, लेकिन नहीं बनूंगा तो इसलिए नहीं कि मैं उस खानदान से आता हूं। सुरेंद्र भैया जो हैं कभी भी सपना नहीं देख पाएंगे, और अजीज बाबू कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे अपने पार्टी का। इतना ही हमारे इनमें फर्क है। अब दूसरी बात कर लेते हैं जो आपने पूछी है, जिसके ऊपर आप घुमा घुमा के आ रहे हैं। कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ेंगे सर। और भारतीय जनता पार्टी जो है अपने मोदी जी का नेतृत्व मानती है, लेकिन हमारे यहां उत्तर प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। और हमारे नेता ने, हमारे पूर्व अध्यक्ष ने आके ये बात यही स्पष्ट कर दी है कि हमें योगी जी की सरकार बनानी है। एक तो एमएच खान साहब के सवाल का जवाब दे दूं। साहब ये कह रहे हैं, साहब देखिए, बीजेपी के साथ 3 बार मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई है। बीजेपी में झूठ बोलने की परंपरा है, वो लोग झूठ बोलते हैं, वही आदत इनकी पड़ गई और ये कहीं ना कहीं उससे प्रेरित है। एक बात।
आज ये जिस तरीके का आरोप लगा रहे, जब कोई भी सवाल आज भी सत्ताधारी शख्स से सवाल होता है, ये सवाल तो सब किससे पूछ रहे हैं? ये समाजवादी से पूछ रहे हैं, ये कांग्रेस से पूछ रहे हैं, तो ये भी इनका चाल चरित्र समझ में आ रहा है। इसमें चर्चा में करने की जरूरत नहीं है। हम आज बात अपने उपलब्धियों की करना चाहते हैं। देखिए, आपने कहा कैसे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चुनाव बहुत स्पष्ट हो चुका है, चुनाव उत्तर प्रदेश का क्लियर हो चुका है। आज आप देखें, आंकड़ा मैं एनसीआरबी का दिखाना चाहूंगा आपको कि भारत में किसान बेरोजगार जिस तरीके से और दिहाड़ी मजदूर जो है जिस तरीके से आत्महत्या कर रहा है, जो नहीं, वो तो आप लोग लड़ ही रहे हैं ना किसानों के मुद्दों पर, तो आप चुनाव लड़ ही रहे हैं। किसान की बात नहीं करूंगा। अरे सर, अभिषेक जी मुझे मौका दे 10 सेकंड सर। आज 29 किसान पर डे आत्महत्या कर रहा है। 10,000 किसान एक साल में मौत के कगार पे पहुंच गया। 42 बेरोजगार पर डे मौत खुदकुशी कर रहा है। 17,289 जो है वो बेरोजगार मौत के घाट उतर चुका है। 103 दिहाड़ी मजदूर जो है वो पर डे उसकी मौत हो रही है। 37,638 मजदूर की मौत हो गई। मैं जानना चाह रहा हूं आखिर ऐसा क्यों? आज आप देखिए, मनरेगा जैसा बड़ा स्कीम था। मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि इस बीजेपी के कारनामे देखिए आप कि सर पिछले साल का बजट 1,11,000 करोड़ था। आप देखिए, कोरोना में जब बजट बढ़ाना चाहिए, मनरेगा में दिहाड़ी मजदूर 9 करोड़ दिहाड़ी मजदूर आज खाली होकर के गांव-गांव पहुंच गया है। उसके पास काम नहीं है, वो भुखमरी के कगार पर है। बजट इन्होंने जो आपकी बात समझ गए, 73,000 करोड़ किया। बिल्कुल आपकी बात समझ गए, बिल्कुल इनसे जवाब नहीं, काम नहीं है। ये लोग बिल्कुल आपकी बात समझ गए। बिल्कुल मैं राजपूत जी के पास आ रहा हूँ। देखिए राजपूत जी, मुझे आप कांग्रेस की तरफ से ये समझाया नहीं जरा कि आपका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, आप लोग लैंडिंग कहां पर करेंगे? आपका जो विमान है कांग्रेस का, वो कहां पर जाके उतरने वाला है? ये अगर हमारे दर्शकों को बता पाएं, क्योंकि आपको किसी न किसी के सहारे की तो जरूरत पड़ने वाली है। आप अकेले क्या कर लेंगे यहाँ पर? आप बहुत सारा विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? आपके तो बड़े नेता यूपी से पलायन कर चुके हैं क्योंकि वो वहां पे चुनाव नहीं जीत पाए। केरला राजनीतिक पलायन की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। अभिषेक भाई, बड़ी अच्छी बात आपने कही। एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया। कहते कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आज आप राहुल गांधी जी के ऊपर कटाक्ष करने वाले कटाक्ष कर सकते हैं, और जिन लोगों ने राहुल गांधी जी के ऊपर या अमेठी की हार के ऊपर कटाक्ष करना है, वो शायद भूल जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी 7-7 जगह चुनाव लड़ करके हारते थे। 7-7 जगह, एक जगह पर नहीं, 7-7 जगह। और आप चाहें तो गोंडा, लखनऊ, ग्वालियर, आप जहां जहां चाहे आप वो वैसी स्थिति थी जब बीजेपी वो वहीं पर बहुत छोटी पार्टी थी राजनीति, और उस समय तो जनसंघ से निकल के वो पार्टी बन रही थी। आप तो बड़ी पार्टी हैं, आपकी पार्टी तो एस्टेब्लिश पार्टी है। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं थोड़ा सा समय दे दीजिए। आपने चूंकि प्रश्न गंभीर किया है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी या लेफ्टिस्ट पार्टियों की तरीके से काडर बेस्ड पार्टी नहीं है, मूवमेंट बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस से जब क्या नाम जाते हैं लोग तो सारे चले जाते हैं और हम 44 सीटों पर आ जाते हैं, और जब कांग्रेस के पास आते हैं तो सभी लोग आ जाते हैं, तो हम 413 सीटों पर भी आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता हर गांव वाला है, और वो गांव वाला है जिसके माता पिता ने आजादी में सहयोग किया होगा, दादी बाबा ने आजादी में सहयोग किया होगा, जिन्होंने हरित क्रांति में सहयोग किया होगा, जिन्होंने किसान की फसल को बनाने में सहयोग किया होगा। और मैं इसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बता दूं कि बनारस की रैली आप देख लीजिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी की, आप गोरखपुर की रैली देख लीजिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी की। जो लोग ये कहते थे कि हमारे पास कार्यकर्ता कहां हैं, उन्हें एक बार आंख खोल करके प्रधानमंत्री के क्षेत्र की रैली देख लेनी चाहिए, मुख्यमंत्री के क्षेत्र की श्रीमती प्रियंका गांधी जी की रैली देख लेनी चाहिए। जनता के असलियत के मुद्दों पर अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो हम लड़ रहे हैं। आज की डेट में उम्भा की घटना पर जो दलितों का नरसंहार हुआ, तो हम जिनके पास पूरे उम्मीदवार ना मिल पाते हो स्टेट में, पूरे राज्य में, आप वहां पर किस जादू का इंतजार कर रहे हैं मुझे नहीं पता है राजपूत जी। लेकिन एमएच खान साहब, आपके पार्टी के नेता के ऊपर काफी गंभीर इल्जाम लगाए हैं दयाशंकर दुबे जी ने। उन्होंने कहा है कि आपकी पार्टी की जो नेता हैं वो इसलिए नहीं उतरती हैं कई बार मैदान में क्योंकि वो इम्पोर्टेड चप्पलें पहनती हैं। तो हो सकता है ये बहुत ही व्यक्तिगत कटाक्ष हो, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता था जिस बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आप कि बीजेपी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है आपकी पार्टी की, जिसकी वजह से आप लोग कई बार उतने आक्रामक होते ही नहीं है। मैंने आपने के राज्य के मसले भी आपसे पूछे थे, लेकिन पिछले 4 साल 5 साल का जो इतिहास है वो कुछ और बता रहा है। तो आप जनता को कैसे यकीन दिलाने वाले हैं कि आप सचमुच में
एक विश्वसनीय विपक्ष के तौर पर, या बीजेपी को हराकर सत्ता हासिल कर सकते हैं? नहीं, देखिए अभी आपको क्या लग रहा है, मैं कोई के साथ गलबैया कर रहा हूँ? भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैया कर रहा हूँ? ये तो पर्सनल कटाक्ष भी करने लगे। प्रियंका गांधी वाड्रा जनरल सेक्रेटरी है, हमारे सतीश चंद्र मिश्रा जी जनरल सेक्रेटरी हैं, सब लोग गए, पूरा टीम गई, वहां की लोकल टीम लगी रही। ये तो जो भारतीय जनता पार्टी है झूठ बोलने वाली, धोखा देने वाली पार्टी है। ये तो मौर्य जी के नाम पर चुनाव जीते 2017 में कि हम बैकवर्ड क्लास के आदमी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जो मुख्यमंत्री एमपी था, जो एमएलए भी नहीं था, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये फिर झूठ बोलने जा रहे हैं, अब ये नाम लेंगे, इनका करेंगे कुछ और काम। ये तो झूठों की और बेईमानों की पार्टी है, और ये लगातार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने इसी मुद्दों को लेकर के हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुके हैं, और 2022 में भी हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे इसी मुद्दों को लेकर, किसानों को मुद्दों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर के। एक ही आग्रह है आपको खान अंकल, कि आपकी कोई जो इसमें शक नहीं है कि नेत्री आपकी बहुत मजबूत है, और क्योंकि आप उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन ये भी तो सच है ना, ये द्विवेदी जी वाला कांड क्या था जिसमें लटका दिया था पेड़ से, या फिर वो पेट्रोल वाला अफसर जो पेट्रोलियम वाला था, दयाशंकर जी, लोग आपसे पिछले शशिकांत का जवाब मांग रहे, शशि वाला पिछले आनंद जी का क्या किया जवाब मांग रहे आप हैं कानून लोग। व्यवस्था करते बताइए हैं, मनीष मुख्यमंत्री के कार्यालय के सामने जवाब नहीं है। आप बैकवर्ड क्लास के आदमी का नाम मौर्य जी का, आप बैकवर्ड क्लास के नाम पर वोट मांगते हो, और उसके बाद धोखा देते हो बैकवर्ड क्लास के लोगों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों को धोखा देते हो, और आयातित मुख्यमंत्री देते हो। वहां कहां से ले आया? एमपी थे वो, एमएलए का चुनाव भी नहीं लड़े थे, और आप ले अलग बना दिया। झूठ बोलने वाले हो आप फ्रेम करने वाले हो। आपके कुकर्मों पर चुनाव होगा, किसानों पर चुनाव होगा, बेरोजगारों पर चुनाव होगा, चुनाव कहीं ना कहीं महिलाओं के अपमान पर होगा, किसानों के अपमान पर होगा। जी, अरे आप तो सुरेंद्र वो पार्टी हो। मुकाबला में वक्त, इस मुकाबले का जो राजनीतिक मुकाबला आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस का बीजेपी के साथ, ये आपको इन 3-4 तस्वीरों में समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का मुकाबला होने वाला है। बीएसपी भरोसा नहीं करती है समाजवादी पार्टी पर, समाजवादी पार्टी भरोसा नहीं करना चाहती है कांग्रेस के ऊपर, और ये जो बिखरा हुआ विपक्ष है, ये बार बार जब भी आपके सामने आता है तो ये कहता है कि उसका मकसद बीजेपी को रोकना है। तो बड़ा सवाल है कि बीजेपी का अगर रथ रोकना चाहता है विपक्ष और मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहता है, तो क्या ऐसी एकता से वो भी बीजेपी का रथ रोक पाएगी? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कल एक पुस्तक लिखी गई है, ये 2-3 दिन पहले, सुरेंद्र भैया, हिंदुत्व की परिभाषा आईएसआई के बराबर कर दिया गया है। वो अयोध्या पर पुस्तक लिखते, बेहतर होता जो कुरान के ऊपर लिख लेते, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। आप लोग करना कुछ और है आपको। ठीक है, आप मैंने आपसे इसीलिए पूछा था कि आपका चुनाव का मुद्दा क्या होगा। अजीज भाई से आपने चुनाव का मुद्दा तो आप बता रहे हैं कि आप किताबों पे चुनाव करने वाले हैं, उसको सुनना है सर आपको। सर उसको सुनना है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना। देखिए, हर आदमी डरता है इन महारथियों से, केवल मैं थोड़ा सा इनसे ज्यादा पढ़ता हूं, इसलिए मैं बात रख देता हूं, बाकी मुझे लड़ना भिड़ना नहीं है। ये अजीज भाई कह रहे थे रथ, क्या पिछले चुनाव में आपने रथ नहीं निकाला था 2 यूपी के लड़कों के साथ? पहले दिन ही टाइम फीस हो गई थी भैया। चुनाव बहुत स्पष्ट हो चुका है, चुनाव उत्तर प्रदेश से क्लियर हो चुका है। आज आप देखें का आंकड़ा मैं एनसीआरबी का दिखाना चाहूंगा आपको कि भारत में किसान बेरोजगार जिस तरीके से और दिहाड़ी मजदूर जो है जिस तरीके से आत्महत्या कर रहा है, जो वो तो आप लोग लड़ ही रहे हैं ना किसानों के मुद्दों पर, तो आप चुनाव लड़ ही रहे हैं। किसान की बात नहीं करूंगा। अरे सर अभिषेक जी मुझे मौका दे 10 सेकंड सर। आज 29 किसान पर डे आत्महत्या कर रहा है, 10,000 किसान एक साल में मौत के कगार पे पहुंच गया। 42 बेरोजगार पर डे मौत खुदकुशी कर रहा है, 17,289 जो है वो बेरोजगार मौत के घाट उतर चुका है। 103 दिहाड़ी मजदूर जो है वो पर डे उसकी मौत हो रही है, 37,638
मजदूर की मौत हो गई। मैं जानना चाह रहा हूं आखिर ऐसा क्यों।